नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सभी का अपने एजुकेशनल चैनल एबिल मैथ्स पे स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे सीटेट का पेपर फर्स्ट एंड सेकंड, जो कि मैथमेटिक्स का सिलेबस जितना है उसको हम कवर कर रहे थे। तो 2 लेक्चर हो चुके हैं। आज अगला आपका थर्ड लेक्चर है, लेक्चर नंबर थर्ड है ये। तो लास्ट लेक्चर में हमने कुछ क्वेश्चंस आपके जिम्मे रखा था कि आप लोग इसके बारे में सॉल्व करिएगा, कमेंट करिएगा। तो देखकर बड़ा दुख हुआ कि कुछ कुछ लोगों ने तो कमेंट ही नहीं किया, रिप्लाई ही नहीं आया। कुछ लोगों ने जो भी किया, या जो जिन लोगों ने कमेंट में, तो लगभग किसी ने नहीं रिप्लाई किया। शायद उनको डर है या शर्म आती है कि पब्लिक, लेकिन कुछ लोगों ने व्हाट्सएप या चैनल्स पे रिप्लाई किया है। तो वहां पे लगभग आपके 95% लोगों का आंसर रॉन्ग आया। सिर्फ 5% लोग ऐसे रहे जिनका क्या हुआ कि आंसर राइट आया। दैट मीन्स आपके पास जो भी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, जो सीटेट का इस लेक्चर को देख रहे हैं, उनमें से काफी लोगों का बेसिक क्लियर नहीं है। दैट मीन्स हमने आपको नंबर्स के बारे में इतना बताया, उसके बाद भी आपका जवाब गलत आ रहा है। इसका मतलब या तो आपने ध्यान से सुना नहीं, ध्यान से लेक्चर को पढ़ा नहीं, या फिर आपको उसको ध्यान बहुत हल्के में ले रहे हो सीटेट के मैथ के पोर्शन को। तो बहरहाल ठीक है, हम प्रयास करेंगे कि आप लोग को उस चीज को सिखाने का। तो 2 क्वेश्चन हमने आपको लास्ट में दिया था, जिसमें से पहला क्वेश्चन आपका है, 2 क्रमागत संख्याओं के मध्य कितनी संख्याएं होती हैं। 2 क्रमागत संख्याओं के मध्य कितनी संख्याएं। 2 क्रमागत संख्याओं का मतलब क्या होता है कि 2 संख्याएं जो लगातार से 1 2 3 4 5 6 जो इस सब का क्रमागत संख्याएं हैं, या कॉन्जिक्यूटिव बोलते हैं इंग्लिश में, कॉन्जिक्यूटिव संख्याएं हैं, क्रमागत संख्याएं हैं। तो क्रम जैसे 1 2, एक और 2 के बीच में कितनी संख्याएं आएंगी। कुछ लोगों ने बोला एक भी नहीं आएगा, कुछ लोगों ने बोला अनंत आएगा, कुछ कुछ लोग का एक जवाब रहा है। अब आप सोचो, 1 से 2 के बीच में कितनी संख्याएं। कोई भी नहीं, मतलब एक भी नहीं। दूसरी कंडीशन, अगर आप इसी को दशमलव की बात करते हैं तो यहाँ पे एक संख्याएं आएंगी, एक से ज्यादा भी संख्याएं हो सकती है दशमलव में। दैट मीन्स अगर ध्यान से समझो, यहाँ पे आपके पास डाटा ही, जानकारी ही नहीं दी गई है 2 क्रमागत संख्याओं के मध्य कितनी संख्याएं होती हैं। ध्यान से समझो इस चीज को। हमने इसके बारे में, यहाँ हमने आपको क्लासिफिकेशन पढ़ाया, वर्गीकरण नंबर का पढ़ाया। नंबर के वर्गीकरण में हमने आपको क्या सिखाया कि आपको अलग अलग टाइप के नंबर्स के बारे में हमने आपको बताया, है ना। अलग अलग टाइप के नंबर्स के बारे में हमने बताया, तो उसमें आपने ध्यान नहीं दिया कि इस सवाल में किसी भी नंबर के बारे में कोई चर्चा। कौन से नंबर की बात कर रहे हो आप। 2 क्रमागत संख्याओं के मध्य कितनी संख्याएं होती। कौन सी। नेचुरल नंबर, मतलब प्राकृतिक संख्या है, या पूर्ण संख्या है, या पूर्णांक संख्या है, या परिमेय संख्या है। अब कौन से संख्या के बारे में आप बात कर रहे हो, पहले ये तो क्लियर होना चाहिए। दैट मीन्स यहाँ पे यही नहीं पता है कौन सी संख्या के बारे में आप बात कर रहे हो। रीजन है कि कुछ संख्याओं के मध्य, 2 क्रमागत संख्याओं के मध्य में कुछ भी नहीं होता, कुछ के बीच में क्या होता है, अनंत होता है। उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो बट इतना ध्यान से समझो कि इस सवाल में कहीं भी आपके पास ऐसा कोई डाटा नहीं है जिससे आप इसका जवाब दे सको। कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। जानकारी अपर्याप्त है। यहाँ पे कौन सा आंसर होगा आपका, डी वाला जवाब हो जाएगा। इसको भी काफी लोगों ने गलत किया। ठीक है, समझ में आई बातें। दूसरा सवाल जो हमने आपके लिए छोड़ा था, दूसरा सवाल क्या था, 2 क्रमागत पूर्णांक संख्याओं के मध्य कितनी संख्याएं होती हैं। अब 2 क्रमागत पूर्णांक संख्याएं क्या थी, पॉजिटिव और नेगेटिव। यही थे ना। एक जीरो था जो कि ना तो धनात्मक था ना ही ऋणात्मक था, और एक पूरा पॉजिटिव 1 से -1 से इनफाइनाइट तक, और एक 1 से पॉजिटिव इनफाइनाइट तक। यही तो हमारे पूर्णांक संख्याएं थी, जिनको हमने पॉजिटिव धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक में बांटा था। क्लियर है, ये चीजें हमने आपको पढ़ा रखा है। तो जिनको हमने धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांक में बांटा था। अब ध्यान से समझो, अगर हम 1 2 की बात करें, 15 16 17 की बात करें, 15 16 17 कोई भी 2 डिजिट ले लो, 2 नंबर ले लो, 15 16 17 या 15 16 16 17, इन्हीं 2 क्रमागत संख्याओं के बीच में कोई संख्या आएगी क्या। पॉसिबिलिटी है, संभावनाएं हैं कि यहाँ पे कोई संख्या ऐसी है जो उपस्थित हो सकती है। नहीं ना। दैट मीन्स इसका जवाब कौन सा हो जाएगा, 2 क्रमागत संख्याओं के, 2 क्रमागत पूर्णांक संख्याओं के मध्य में कितनी संख्या है, शून्य संख्या, मतलब कोई भी संख्या नहीं आएगी। इनके बीच में
कोई भी संख्या नहीं है। देखो सीटेट के जो सवाल बनेंगे, आपको जो क्लासिफिकेशन कराया, मतलब जो वर्गीकरण कराया गया नंबर का, उसी के बीच से पूछा जाता है। पेपर फर्स्ट में ऐसी संभावना, क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं बनती हैं, क्योंकि पेपर फर्स्ट थोड़ा इजी आता है, इजी वे का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ऐसे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं जो कि आपको लगता होगा कि हमें आता है, बट आप गलत करके आओगे। तो बहुत बारीकी से, बहुत एकदम कंठस्थ होकर ध्यान पूर्वक, मतलब ध्यान लगा के इसको सीखते चलिए। तो यहाँ पे कौन सा जवाब हो जाएगा? का बी वाला जवाब हो जाएगा, शून्य। मतलब यहाँ पर कोई भी ऐसी संख्या नहीं होगी जो कि दो क्रमागत पूर्णांक संख्याओं के मध्य में आएगी। क्लियर है बात? इतनी समझ मेरी। तीसरा सवाल, इसको आप नोट कर लीजिए, ये आपके होमवर्क में नहीं था, इसको हमने भी लिख रखा है। दो क्रमागत परिमेय संख्याओं के मध्य कुल कितनी संख्याएं होती हैं? एक, दो, अनंत और शून्य। अब ध्यान से समझो यहां तक, यही से हम आपको समझाना चाहेंगे कि क्रमागत परिमेय संख्या, कौन सी संख्या की बात कर रहे हैं? परिमेय संख्या की बात कर रहे हैं। कौन सी संख्या की बात हो रही है? परिमेय संख्या की बात हो रही है। परिमेय संख्या का मतलब क्या हुआ? हमने बताया था P अपान Q के फॉर्म का हो, Q जीरो नहीं होना चाहिए, उसके साथ आपको एक और 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 करके आपको तीन शर्तें हमने बताई। पहली शर्त, या तो पूर्णतः विभाजित हो जाए, या तो पूर्णतः क्या हो जाए? विभाजित हो जाए। दूसरी शर्त हमने बताया था दशमलव के बाद कहीं पे जाके विभाजित हो जाए, दशमलव के बाद एक डिजिट पे, दो डिजिट पे, तीन डिजिट, चार, जितने भी डिजिट पे हो जाए, विभाजित हो जाए, ये बता था। तीसरा हमने बताया अगर विभाजित ना हो, अगर विभाजित ना हो बट क्या हो जाए? रिपीट हो जाए, चाहे सिंगल डिजिट, एक ही डिजिट बार बार रिपीट हो जाए, चाहे पेयर में रिपीट हो जाए। बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि दशमलव यहाँ पे इन्वॉल्व हो गया, यहाँ पे दशमलव इन्वॉल्व हो गया। अब बात आती है दो क्रमागत संख्याओं के, परिमेय संख्याओं के मध्य कितनी संख्याएं आएंगी। अब ध्यान से समझो, अगर हमने एग्जाम्पल के रूप में सेट किया एक और दो, तो एक और दो के बीच परिमेय संख्या के अंत में, या सॉरी अंत में नहीं, परिमेय संख्या में दशमलव की भी संख्याएं आती हैं। कौन सी संख्याएं? दशमलव की भी संख्याएं आती हैं। मतलब एक से दो तक पहुंचने के लिए हमको दशमलव की संख्या का सामना करना पड़ेगा। मतलब 1.1, 1.2, 1.3, इस तरह से हमको दो तक जाना है। तो मतलब हाईएस्ट 1.9 तक मिलेगा आपको। अब आप बोलोगे सर 9 संख्याएं होंगी, 8 संख्याएं होंगी, नहीं। अभी और देखो इसको, अब कोई बोले कि हम इस इतने बड़े नंबर को ना लेकर हम एक के बाद क्या लेंगे, अभी हम इसको चेक करें। अभी हमको एक से दो के बीच में चेक कर रहे थे ना, हमने एग्जांपल एक से दो को सेट किया है। अभी हम दो पे पहुंचे, एकदम हमने बोला नहीं, हमको अभी इसके बीच में भी नंबर मिल सकते हैं। एक से 1.1 के बीच में भी नंबर है कि नहीं है आपके पास? क्या कौन से नंबर होंगे? 1.01, 1.02, 1.03, इस तरह से आपके पास 1.1 के पास नंबर बनेगा कि नहीं बनेगा? फिर से आपके पास 7-8 नंबर हो गए। अब किसी ने बोला नहीं हमको और अभी इनके बीच में पता करना है, इनके बीच में 1.01 से लेके, सॉरी 1 से लेके कहां तक? 1 से लेके 1.01 के बीच में पता करना। इसी तरह से आपके पास 8 9 का जो भी क्रम यहाँ पे बन रहा, 8 संख्याएं, 9 संख्याएं, यह क्रम कहां तक चलता रहेगा? अनंत तक चलता रहेगा। आप जितनी बड़ी संख्याओं को सोच पाओ उतनी बड़ी संख्याएं, या जितने डेसिमल के बाद की डिजिट को सोच पाओ उतनी। मतलब क्या हुआ? परिमेय संख्या के पहले तक का वर्गीकरण, परिमेय संख्या के पहले तक का वर्गीकरण मतलब क्या? ध्यान से समझो, आपकी प्राकृतिक संख्या, इसको हम मिटा ही देते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड तक, क्वेश्चन सेकंड तक हम इरेज कर देते हैं। देखो पहली संख्या परिमेय, सॉरी क्या लिख रहे हैं भाई, परिमेय संख्या नहीं, प्राकृतिक। पहली संख्या आपकी क्या? प्राकृतिक। दूसरी आपकी आपकी क्या थी? पूर्ण। तीसरी संख्या आपकी क्या? पूर्णांक। चौथी संख्या हमने पढ़ाया परिमेय। पांचवी संख्या हमने पढ़ाया क्या? अपरिमेय, अपरिमेय। और छठी संख्या अगर आपकी आती है तो वास्तविक संख्या, जहां तक हमको पढ़ना है वास्तविक संख्या। एक संख्या आती है सम्मिश्र संख्या, इसके बारे में हमने चर्चा नहीं किया था। सम्मिश्र संख्या, इसके बारे में भी चर्चा कर लेते। क्लियर? ध्यान से समझो,
पूर्णांक संख्याओं तक, मतलब पहले से लेके तीसरे तक, ये जो आपको क्रम दिख रहा है, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या, अगर आपसे पूछा जाए दो क्रमागत संख्याओं के मध्य, तीनों की बात कर रहे हैं, दो क्रमागत संख्याओं के मध्य, चाहे वो प्राकृतिक संख्या की बात करें, चाहे पूर्ण संख्या की बात करें, चाहे पूर्णांक संख्या की बात करें, दो क्रमागत संख्याओं के बीच में कोई तीसरी संख्या इन्वॉल्व नहीं होगी और ना ही होती है। क्लियर? उसके बाद परिमेय संख्या से हमारे पास इन्वॉल्व हो जाता है क्या? दशमलव। और जब जहां से दशमलव इन्वॉल्व हुआ, वहीं से हमारे पास संख्याओं का क्रम बढ़ जाता है। छोटी से छोटी संख्या बनती चली जाएगी, बड़ी से बड़ी संख्या बनती चली जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ? परिमेय संख्या के बाद से सम्मिश्र संख्या तक, परिमेय संख्या के बाद से सम्मिश्र संख्या तक की जितनी संख्याएं हैं, उनके दो क्रमागत संख्या के बीच में हमेशा आपके पास कितनी संख्याएं होंगी? अनंत संख्याएं होंगी। कितनी संख्याएं होंगी? अनंत संख्याएं हुआ करेंगी। बातें क्लियर हुई कि नहीं? ये चीज आप अच्छे से नोट कर लो, नोट के फॉर्म में इसको सेव कर लो। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो। तो मतलब क्या? प्राकृतिक, पूर्ण और पूर्णांक संख्याओं तक आपके पास दो क्रमागत संख्याओं के मध्य में तीसरी कोई संख्या नहीं होगी। लेकिन जैसे ही आप परिमेय पहुंचोगे, परिमेय से लेके सम्मिश्र संख्या तक जितनी भी संख्याएं होंगी, उनके क्रमागत संख्या के बीच में भी अनंत संख्याएं पाई जाएंगी। अभी मैंने आपको दिखाया, हम दशमलव के क्रम को और छोटा 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 करते चले जा रहे हैं। ये हर बार 8 9 टुकड़े में बढ़ता जा रहा है, बटेगा। ये क्रम अनंत तक चलता रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका ऑप्शन कौन सा सही हो गया? बी वाला ऑप्शन आपका सही हो गया। क्या? अनंत संख्याएं। तो दो क्रमागत परिमेय संख्याओं के मध्य कुल कितनी संख्याएं होंगी? अनंत संख्याएं होंगी। यही कोई अपरिमेय में पूछ ले तब भी अनंत संख्याएं हैं, वास्तविक में पूछ ले तब भी अनंत संख्याएं हैं, सम्मिश्र संख्या में पूछ ले तब भी क्या है? अनंत है। क्लियर है? बातें समझ में? चलिए इरेज करते हैं, आगे बढ़ते हैं हम। इसमें से हमने एक टॉपिक आपको नहीं पढ़ाया है, सम्मिश्र संख्या। क्या नहीं पढ़ाया? सम्मिश्र संख्या। चलिए उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। उससे भी बहुत ज्यादा सवाल तो आपके नहीं बने हैं, फिर भी जान लेते हैं। एक दो क्वेश्चन कभी ना कभी पूछ लिया गया है। सम्मिश्र संख्या, सम्मिश्र संख्या क्या है? इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कौन सा नंबर? कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? सम्मिश्र संख्या तब निकल के आती जब अंडर रूट के अंदर हम किसी निगेटिव संख्या को रख देते। जरूरी नहीं 1 ही हो, निगेटिव संख्या कोई भी निगेटिव ना, यहाँ पे नकारात्मक संख्या हो, निगेटिव संख्या हो, जहां पे ए आपका क्या है? ए आपका पॉजिटिव इंटीजर है, आई प्लस। पॉजिटिव क्या है? आई प्लस का मतलब पॉजिटिव इंटीजर। ए आपका पॉजिटिव इंटीजर, उसके साथ क्या? माइनस हो। क्या हो? माइनस हो। ऐसी कंडीशन में जो भी संख्या इसके बाहर निकल के आती है, अगर हम यहाँ पे चलो कुछ और यक्स रख देते हैं, तो जब ये निकल के आएगी तो ए प्लस आई बी के फॉर्म में आएगी। किस में आएगी? ए प्लस आई बी के फॉर्म में आएगी, जहां पर ए और बी कोई भी रियल नंबर हो सकता है। कोई भी रियल नंबर हो सकता है। कोई भी रियल नंबर का मतलब क्या हुआ? ए और बी दो के दोनों, चाहे प्राकृतिक हो, चाहे पूर्ण हो, चाहे पूर्णांक हो, परिमेय, अपरिमेय, कोई भी संख्या हो सकती है, क्योंकि सबका कलेक्शन कौन होता है? रियल नंबर होता, वास्तविक संख्याएं होती हैं। और आई को हम क्या लिखते हैं? आयोटा। इसको क्या बोलते हैं? आयोटा। क्या बोला जाता है? आयोटा बोला जाता है। इसका मतलब होता है इमेजिनरी। क्या? इमेजिनरी मतलब एक आई जो है यही सिंबलाइज करता है सम्मिश्र संख्या को। दैट मीन्स इतना जान लो, बस शॉर्ट में अगर हम जानना चाहें, अंडर रूट के अंदर में रखी गई कोई भी निगेटिव संख्या कौन सी संख्या होती है? सम्मिश्र संख्या। या तो इस फॉर्म में लिखी गई होगी या तो इस फॉर्म में लिखी गई। आपके पास दो फॉर्मेट होते हैं इसके लिखने के, सम्मिश्र संख्या के। या तो अंडर रूट के अंदर में क्या हो? कोई निगेटिव संख्या, नकारात्मक संख्या हो, या फिर उसको ए प्लस आई बी के फॉर्म में, कहीं कहीं ए प्लस आई बी, कहीं कहीं पर ए प्लस बी आई के फॉर्म में लिखा होता है। तो इस तरह से लिखा होता है। क्लियर है? बातें समझ में आई सम्मिश्र संख्या के बारे में? डन। चलिए जिसको नोट करना हो नोट कर लो, अगर नहीं समझ में आता आप फिर से हमको
कहोगे तो हम फिर से पढ़ा देंगे। वैसे बहुत इसमें ज्यादा समझना नहीं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन इससे बने नहीं है अभी तक। चलिए, जहां से सबसे ज्यादा हमारे क्वेश्चन बनते हैं, जो हमारे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं और आपके क्लास 4, 5, 6 के लगभग क्वेश्चन का पैकेट है वो। अगला पॉइंट आपका जो हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन हमेशा लगभग पूछ लिए जाते हैं, एक दो क्वेश्चन मिल जाते हैं आपको, डेसिमल टू फ्रैक्शन। फ्रैक्शन से डेसिमल तो सबको करना आता है, फ्रैक्शन टू डेसिमल, फ्रैक्शन टू डेसिमल। चलो एक दो क्वेश्चन हम फ्रैक्शन टू डेसिमल कर लेते हैं। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? भिन्न। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? भिन्न। मतलब परमेय संख्या पी अपान क्यू के फॉर्मेट की कोई संख्या, उसको भिन्न तो नहीं बोलते। परमेय संख्या में बहुत सारी कंडीशंस हैं, बट भिन्न का मतलब कुछ ऐसा। तो भिन्न से हम किस में बदले? दशमलव की संख्या। जैसे पहला सवाल हमारा है 2/3, इसको दशमलव में बदलना है। अगर हम इसको बेसिकली जाने, बेसिक हमको इसको बदलेंगे कैसे, तो अगर आपको नहीं पता, सिंपल सा, जो इसको बोलते हैं क्या? अंश। हमने पहले बता रखा है, इसको बोला जाता है अंश, इसको बोला जाता है हर। हर से अंश को भाग दे दो, अंश को भाग दे दो। अब दो में तो 3 का टेबल जाएगा नहीं, मतलब क्या लगा दे, दशमलव लगाने के बाद हमारे पास आजादी होती है शून्य को रखने की। कितना जाएगा? 3 छंग 18। फिर आ गया 2, मैंने फिर से 0 ले लिया, 3 छंग 18 ना, फिर से आपके पास 2 आया। यही क्रम आपका चलता रहेगा। मतलब 2/3 को अगर दशमलव में लिखना हुआ तो हम क्या लिखेंगे? 0.6 बार। अब बार सोचोगे सर ने बार क्या लगा दे, बार कौन सा नया जादू आ गया? बार का मतलब क्या होता है? जितनी संख्याओं के ऊपर दशमलव के बाद बार लगाया जाता है, जितने अंक के ऊपर या जितनी जिस भी संख्या के ऊपर, जिस भी अंक के ऊपर दशमलव के बाद बार लगाया जाता है, उसका मतलब होता है वह संख्या लगातार रिपीट हो रही है, वही आएगी। जैसे अभी लिखा ना, इसको लिख सकते हैं 0.66666, इस तरह से इसको लिखा जा सकता है अनंत तक। इसको अगर शॉर्ट में लिखे तो इस तरह से 0.6 बार लिखते हैं। बातें समझ में आ रही है? तो कुल मिला के किसी भी फ्रैक्शन से, किसी भी भिन्न से डेसिमल में, दशमलव में बदलने के लिए हमको सिंपल क्या करना है? हर से अंश को भाग लगा देना है। चलो एक सवाल अगर हम और कर लेते हैं, जैसे हमने लिख दिया 15/4, 15/4 लिख दिया। 15/4 को अगर हमें करना हो तो क्या करेंगे? 15 को 4 से भाग लगा दिया, 4 तिहाई 12, कितना बचा? 3 बचा। अब टेबल जाएगा, लगाया दशमलव, उतारा 0, कितना होगा? 7 चौके 28, 2 आया, 0 हो गया, 4 पंचे 20, कट गया पूरा। मतलब 15/4 बराबर क्या आ जाएगा? 3.75। क्या आ जाएगा? 3.75 आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई? 3.75। मतलब सिंपल सा लॉजिक है, अगर आपको भाग देना आता है तो आप भिन्न से दशमलव में आसानी से बदल पाओगे। एक सवाल आपको यहां से मिल जाता है, या यहां से नहीं मिलता तो जस्ट इसका एक अपोजिट है, जहां पे डेसिमल से फ्रैक्शन में बदलना होता है। क्या करना होता है? डेसिमल से, मतलब दशमलव से भिन्न में बदलना होता है, वहां से आपके सवाल बनते हैं। क्लियर? तो यहाँ के पोर्शन तो आपके इजी हैं। हम बात करते हैं दशमलव से भिन्न में बदलना। अब दशमलव में भिन्न में बदलना थोड़ा टफ क्यों होता है? अब जैसे ये रहा 0.6666, कभी खत्म ही नहीं हो रहा है। अब कभी खत्म नहीं हो रहा है तो इसको हम कैसे भिन्न में बदल लेंगे? जैसे ये 3.75 हुआ, एक खत्म हो गया, तो मतलब इसको बदला जा सकता है, थोड़ा आसान है इसको। लेकिन इस जो खत्म ही नहीं, उसको कैसे बदलोगे आप? कुछ ना कुछ तो छूट जाएगा, क्योंकि इसमें खुद ही नहीं पता कहां तक जा रहा है कि नहीं? चलिए इसके बारे में सीखते हैं। चलो भाई, डेसिमल टू फ्रैक्शन, डेसिमल टू फ्रैक्शन मतलब दशमलव से भिन्न, दशमलव से भिन्न। सबसे पहला टाइप, सबसे पहला टाइप आपका, एक एग्जांपल अभी हमने किया था 0.6666, इस तरह से कुछ आया था, है ना?
अगर हमको इसको लिखना हुआ बार के फॉर्म में तो हम इसको क्या लिखेंगे, 0.6 बार लिखेंगे। कितने नंबर पे बार आया, एक नंबर पे। एक चीज ध्यान दो यहाँ पे, दशमलव के तुरंत बाद किसी एक संख्या पे क्या हुआ, बार आ गया। दशमलव के बाद किसी एक संख्या पे तुरंत बार आ गया, या दो संख्या पे बार आ जाए, तीन संख्या पे बार आ जाए, चार संख्या पे बार आ जाए। दशमलव के तुरंत बाद की बात कर रहे हैं, जैसे दशमलव लगे दशमलव के बाद से ही बार शुरू हो जाए। अगर दशमलव के बाद से आपका बार शुरू होता है, दशमलव के बाद से आपका क्या होता है, बार शुरू हो जाता है, इसका सिंपल सा काम है, जितने डिजिट पे बार है आप इस संख्या को पूरा पूरा लिख लो, जितने डिजिट पे बार हो उतनी बार हर में क्या लिख दो, 9 लिख दो। मतलब अंश यही बन जाएगा, हर आपका क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। बातें समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर है चीजें, डन। चलो एक एग्जांपल और करते हैं, या एग्जांपल के साथ साथ इसको समझते हैं ये आया कैसे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आया कैसे। कुछ लोग बोले सर ये 9 कहां से आ गया, सवाल होते हैं आप लोग के मन में कि सर ये 9 9 आपने कहां से उठा के लाके ऐसे सडनली रख दिया, इसके बारे में तो पता होना चाहिए 9 आ क्यों रहा है। चलो आपको करके दिखाते हैं। जैसे आपको दिया गया है 0.10, हम इसको मान लेते हैं x इक्वल टू 0.6666 इस तरह से ऐसे कर दिया, क्या क्लियर है। कितने अंक पे बार है, एक अंक पे, एक डिजिट पे बार है, एक डिजिट पे बार है, तो सिंपल सी बात है, इसमें 10 से गुणा कर दें और इस साइड वाले में भी 10 से गुणा कर, जितने अंक पे बार रहेगा उतने जीरो वाले नंबर से मल्टी। देखो भिन्न में बदलना एटीसी के हमने आपको पीछे बताया था, दशमलव बदलना सबसे ज्यादा आसान 10, 100, 1000 इसका है, तो हमने 10 से इधर भी 10 से इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया। चलो 10 से गुणा कर, क्या बन गया, 10 यक्स बराबर 6.666 इस तरह से बन जाएगा, कंटिन्यू हो जाएगा। अब ध्यान से समझो, हमने x इक्वल टू क्या मान रखा है, दिस, इसको मान रखा है। अगर हम इसको लिखें 10 यक्स बराबर 6 धन 0.6666, तो ऐसा लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है, पॉसिबल है ऐसा। तो मतलब क्या हुआ, 6 धन यक्स बन गया, किसके बराबर, 10 यक्स के बराबर। इधर यक्स धनात्मक में है, इधर आएगा किस में हो जाएगा, ऋणात्मक में है। वेरिएबल को एक साथ कर लिया, नंबर को एक साथ, तो क्या आया, ध्यान से समझो, 9 यक्स बराबर 6 हो गया। यक्स और 9 के बीच में गुणा है, तो 9 को जब उधर ले जाओगे तो क्या बचेगा, 6/9 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका ये 6/9 आ जाता है, क्या आ जाता है, 6/9 आ जाता है। अब कुछ लोग के मन में सवाल हो गया, तो सर एक डिजिट का है, दो डिजिट का कैसे करेंगे, है कि नहीं, दो डिजिट का कैसे करेंगे। अब ध्यान से समझो, फिर से इसको नोट कर लिया आपने, नोट कर लो, हम टाइम दे देते हैं, नोट करो इसको, नोट करो फिर इरेज करते हैं। चलिए भाई मिटाते हैं। अगला सवाल जैसे हमने लिख दिया 0.131313 सोमान। अब इसको हमको दशमलव सॉरी भिन्न में बदलना है, तो सिंपल सा बात है कि इसको 0.13 बार लिख सकते हैं, क्योंकि 1 3 ही पूरा हो रहा है। तो सर अगर डायरेक्टली लिखेंगे तो क्या, 13/99, क्योंकि दो अंक पे बार है तो 2 बार 9 लिख दिया हमने, समझ में आया। बट अगर इसको प्रूफ करने की बात करते हैं, तो हमने मान लिया x इक्वल टू कितना, 1 3 सोमान, दो अंक पे बार बन रहा है, मतलब 100 से क्या कर दिया हमने, गुणा कर दिया। इधर 100 से गुणा करेंगे तो कितना, 13.1313 समथिंग बन जाएगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। इसको अगर हम तोड़ते हैं तो क्या बनेगा, 13 धन 0.1313 सोमान बन गया। यहाँ पे क्या बचा, 100 यक्स, 100 यक्स बराबर क्या हुआ, यहाँ पे 13 और धन बन गया यक्स, क्योंकि हमने यक्स को इसको मान रखा है, हमने इसको यक्स मान लिया था, है ना। यक्स को इधर ले आएंगे तो 99 यक्स बन जाएगा इज इक्वल टू 13, यक्स बराबर कितना हो गया, 13/99 हो गया। देखो आपका फिर से जवाब वही आ गया, क्लियर है कि नहीं, बातें समझ में आ रही। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे ही कोई भी संख्या 0.524 इस तरह से संख्या रिपीट हो जाए, इसको हम क्या लिखेंगे, 0.524 बार।
तो मतलब क्या हुआ, 5, 2, 4 बटे कितना हो गया, 999। आंसर हो गया। बिना देखे जवाब दे दो आप फटाफट। ठीक है, अगला सवाल जैसे हमने लिख दिया 0.335, 335। अब इसको अगर लिखोगे 335 पे बार आएगा, क्योंकि यही रिपीट हो रहा है। तो क्या हुआ, 335 बटे कितना हो गया, 999। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ में आ गई बातें कि नहीं? बहुत इजी वे में क्वेश्चन है इसका सवाल। इसके और भी एक दो मॉडल है, उसको हमको सिखाते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके पूछ लिए जाते हैं। क्लियर? तो ये चीज क्लियर ध्यान में सेट कर लो। दशमलव के तुरंत बाद कितने नंबर पे बार या कैसे बार हम लगाते हैं, ध्यान से समझो। 5 2 4 5 2 4 5 2 4 रिपीट हो रहा है, दशमलव के जस्ट बाद से रिपीट होना शुरू हो गया है। दशमलव के जस्ट बाद से ही रिपीट होना शुरू हो गया है। तो अगर ऐसी कंडीशन है तो पूरे ग्रुप पे या सिंगल डिजिट पे हम बार अप्लाई कर देते हैं, और जितने अंक पे लगता है उतना क्या करते हैं, 9 हम यूज करते हैं। बट अब आगे बात आती है, सपोज दैट मान लिया हमने कि दशमलव जो है या दशमलव के बाद की जो संख्याएं हैं तुरंत से रिपीट नहीं हो रही हैं। क्या नहीं हो रही हैं, तुरंत से क्या हो रही, रिपीट नहीं हो रही। जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे 0.1777777, ऐसा लिख दिया हमने। अब बोलोगे सर दशमलव के बाद तो रिपीट हुआ नहीं, अब इसमें क्या करेंगे, ध्यान से समझो। 0.17 बार हो गया, क्या हो गया, 17 बार। इसका रूल क्या है, अगर दशमलव के बाद आपके पास एक डिजिट छूट जाती है या कोई डिजिट छूट जाती है, तो क्या करना है, इसको पूरी संख्या को अंश में लिखना है। पूरी संख्या को क्या करना है, अंश में लिखना है। क्या, पूरी संख्या को अंश में लिखना है। जिस पर बार नहीं है उसको यहां से घटा देना है। क्या, पूरी संख्या को अंश में लिखना है, जिस पर बार नहीं उसको यहां से घटा देना है। जितने पे बार है उतनी बार 9 लिखना है, जितने पे बार नहीं उतनी बार 0 लिखना है। तो एक पे बार है उसका 9 लिखा, एक पे 0 नहीं है तो उस पे 0 लिख दिया। मतलब क्या बन गया, ये 16 बटे कितना हो गया, 90 हो गया। कितना हो गया, 16/90 आ गया आपका। आएगा कि नहीं आएगा, 16 आएगा। 16 बटे आपका 90 आ गया, तो कितना हो गया, काट दो भाई, कटेगा। इसको काट दिया, 2 8 16। उसके बाद यहाँ पे कितना, यहाँ पे हो गया 45। कितना हो जाएगा, 8/45 हो जाएगा। क्या समझे, 8/45 हो जाएगा। क्लियर, बातें समझ में आ रही है ना, फाइनल क्लियर। चलो भाई, 8/45 डन। और कोई एग्जांपल बताया जाए, चलो एक एग्जांपल और करते हैं। एक एग्जांपल की बात करें, जैसे हम लिख देते हैं दूसरा 0.37 बार लिख दिया। 0.37 बार, 3 7 बार 2 7 बार, जो भी आपको करना है कर सकते हैं। इसका मतलब क्या करना है, हमको इसको अंश में लिखना है। इसको क्या करना है, अंश में लिखना है। और इसमें से अब ध्यान दो, पूरे को अंश में लिख देना है। जिस पर बार नहीं है उसको यहां से क्या करना है, घटा देना है। जिस पर बार नहीं है उसको क्या कर देना है, घटा देना है। और जितने पर बार है उतना 9, जितने पे बार नहीं उतना क्या, 0। जितने पे बार है उतने पे क्या, 9, जितने पे बार नहीं उतना 0। तो मतलब क्या हुआ, 37 से 3 गया कितना हो गया, 34 हो गया। 34 बटे कितना हो गया, 90 हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर डालो आप भाई, एक जवाब ये भी हो जाएगा अगर ऐसा ऑप्शन में है। नहीं तो आपको क्या कर लेना है, सिंप्लीफाई कर लेना है। बातें समझ में आ रही, क्लियर है, डन। और एक आध दो सवाल कराएं, चलो एक दो और कराते हैं, फिर अगले मेथड पे, अगले मॉडल पे आते हैं। तीसरा सवाल हमारा, जैसे हमने लिख दिया 0.27 बार। हमने क्या लिख दिया, 0.27 बार लिख दिया। तो सिंपल सी बात है, हमने 2 7 लिखा, इसमें से 2 को घटा दिया क्योंकि इसी 2 पे बार नहीं था। एक पे बार था 9 लिखा, एक पे बार नहीं था 0 लिख दिया। कितना हो गया, 25 बटे कितना हो गया, 90 हो गया। 25/90, एक जवाब तो एक खुद ही हो गया अपने आप में, 25/90 है ना। और 25/90 को सिंप्लीफाई कर दो,
कितना हो जाएगा, 50 में 25, 5 एक कम 5, 5 अठे 40, कितना 5/18, कितना हो गया 5/18 आपका जवाब हो जाएगा। समझ में आ रही बात है कि नहीं, समझ हम खाली बोले जा रहे हैं। देखो बहुत टफ सवाल नहीं है, खाली आपको लॉजिक पकड़ते जाना है क्या करना, और इससे ज्यादा इजी और कोई वे है नहीं। मैंने आपको प्रूफ वाला दिखाया, प्रूफ काफी लंबा हो जाता है, उससे सॉल्व करोगे आपको काफी टाइम लगेगा। तो इसका लॉजिक पकड़ते जाओ। ये दशमलव के बाद जितनी संख्याएं छूट जाएंगी उनको क्या करना, ऊपर की पूरी संख्या से घटा देना, जितने पे बार है उतना 9 लगाना, जितने पे बार है उसमें उतना क्या लगा देना, 0 लगा देना। क्लियर, डन है। चलो आगे बढ़े, और एक क्वेश्चन हम देते हैं आपको। हमने लिखा चौथा क्वेश्चन 0.12 बार, 0.12 बार, दो पे हमने बार लगाया है, मतलब क्या 12 माइनस कितना एक पे ही तो बार नहीं है, 12 माइनस एक, और एक पे बार है एक पे नहीं है, तो मतलब क्या 11/90 हो गया कि नहीं हो गया। देखो फटाफट आंसर आपके मिलते जा रहे हैं, बहुत ज्यादा हमको मेहनत नहीं करनी पड़ रही, बहुत ज्यादा जंग नहीं लड़नी पड़ रही है इसको सॉल्व करने के लिए। फिर से हम रिपीट करते हैं, अगर दशमलव के बाद कोई डिजिट आप बार नहीं लगा लेकिन उसके बाद की डिजिट पे बार लगती है, तो क्या करना है, अंश में पूरी संख्या को लिखना है। अंश में क्या करना है, पूरी संख्या को लिखना है, जितने पर बार है उतना बार 9, जितने पर बार नहीं है उतना बार क्या देना है, आपको 0 दे देना है। जितना पर बार है उतने बार 9, और जितनी बार है उतनी बार 0 हर में लगा देना है, और ऊपर क्या वही जितने पे बार नहीं है उसी को घटा देना है। ये क्रम बनता रहे। अब कुछ लोग सोचते हैं सर इतने छोटे छोटे क्वेश्चन करें, इतना छोटा छोटा क्वेश्चन थोड़ी ना आएगा। चलो थोड़े से बड़े क्वेश्चन करते हैं। बड़े क्वेश्चन का मतलब कि एक दो डिजिट बढ़ा घटा के। चलो हमने अगला क्वेश्चन आपको पांचवा दिया। सपोज दैट हमने लिख दिया 0.273, क्या लिख दिया 0.273 बार। अब देखो हमने लास्ट पे दो डिजिट पे बार लगा दिया, किस पे 273, हमने कितने डिजिट बार लगा दिया, दो डिजिट पे बार लगा दिया। अभी हमने क्या बताया, पूरी संख्या को लिखना है, क्या करना है, पूरी संख्या को लिखना है, जिस पर बार नहीं उसको घटा देना है, जितने पे बार है उतनी बार 9, कितने पे बार है, दो दो अंक पे 9 9 लिखा, कितने पे बार नहीं एक अंक पे। सिंपल सा लॉजिक है, पूरी संख्या को अंश में लिख लेना है। पूरी संख्या क्या करना है, अंश में आपको लिख लेना है। उसके बाद जिसमें बार नहीं है उसको घटा देना है अंश में ही। हर में क्या करना है, जितनी संख्या पे बार है उसको क्या करना, 9 9 लिखना है, जिस पे बार नहीं उसको क्या रखना है, 0 रखना है। क्लियर है, तो क्या हो जाएगा 271, कितना हो जाएगा 271 बटे कितना हो गया 990, आंसर हो गया आपका। सिंपल सा, फटाफट आपके जवाब होते जाएंगे। अब कहो कि सर इसको पूरा प्रूव करके दिखाओ, देखो हमको मिलने हैं 1 मिनट एक क्वेश्चन के लिए, कितने मिनट, 1 मिनट एक क्वेश्चन के लिए मिलने हैं। और अगर आप पूरा 1 मिनट यूज कर रहे हो हर क्वेश्चन के पीछे, तो उम्मीद यही करते हैं कि आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। और अगर आप यहाँ पे समय बचा पाते हो, ऐसे सवालों के पीछे समय ना जाया करके आप अपने समय को बचा पाते हो, तो जो टफ क्वेश्चन होंगे जिसमें थोड़ा सा टाइम टेकन होगा वो आपके लिए फायदेमंद हो जाएगा। बट अगर आप ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन पे समय को गवाओगे, पूरा डिस्क्रिप्टिव सॉल्व करके आप आंसर निकालोगे, तो बहुत बड़ा गुणा भाग कैलकुलेशन इसमें करना पड़ेगा, तब जाके आपको जवाब मिलने वाला है। इसका मतलब क्या है कि हमारे कहने का सेंस बस इतना सा है, इस छोटे 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 जो क्वेश्चंस हैं उनको ज्यादा नहीं, 1 मिनट का की बात है, 10 से 15 सेकंड में फाइनल देखो और आंसर देखो या आंसर। जब आप यहाँ से 40 सेकंड 30 सेकंड आप बचाओगे, चार क्वेश्चन का 30 सेकंड आपने बचा, 2 मिनट आपको बचा, किसी टफ सवाल में आपका समय वो यूज हो जाएगा। क्लियर है, चलिए अगला देते हैं 0.234 बार, 234 बार। हमने क्या लिखा 0.234 बार, ये सिर्फ 4 पे बार है, 3 4 दोनों पे नहीं, सिर्फ 4 पे बार है, 2 3 4 बार। अब देखो यहां से थोड़ा सा हम इस क्वेश्चन को फिर से बदल रहे हैं, बदल के उन्हें ध्यान से समझो क्या करेंगे, पूरी संख्या को अंश में लिख लेना है 234, क्योंकि 0 आगे है उसका कोई मतलब है नहीं। जितने पे बार नहीं उसको घटा देना, कितने पे बार नहीं है, 23 पे बार नहीं है, 23 को हमने लिख दिया।
जितने पे बार है उतना 9 लिखना है, जितने पे बार नहीं उतना 0 लगा देना है। बस, समझे कि नहीं समझे? अब देखो हमने अलग अलग इसी क्वेश्चन को इसी मेथड को अलग अलग टाइप से करके आपको बता दे रहे हैं। तो 234 में से 23 घटा दो, 4 में से 3 गया 1, 3 में से 2 गया 1, और यहाँ पे कितना बचा 211 बटे कितना हो गया 900। कितना हो गया 211 बटे कितना हो गया आपका 900 जवाब आ गया। एकदम सिंपल सा सवाल। ठीक है, अगला सवाल देखो, हमने लिख दिया 0.3756 बार। लो, हमने सिर्फ लास्ट 6 पे बार लगाया। किस पे बार लगाया? 6 पे बार लगाया, बाकी किसी पे बार अप्लाई नहीं किया। तो क्या करेंगे, पूरी संख्या को लिखेंगे 3756, जितने पे बार नहीं उसको घटा देंगे 375, जितने पे बार है उतना 9 लिखेंगे, जितने पे बार नहीं उतना 0 लगा देंगे। हो गया कि नहीं हो गया? समझ में आ रही बात है? घटा दो, 6 में से 5 गया 1, 15 में से कितना 7 गया, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। यहाँ बचा 6, 6 से 3 गया 3 और 3, अब बटे कितना 9000, बटे कितना आ गया 9000। इसको अगर सिंप्लीफाई हो सकता है सिंप्लीफाई करो, हम सिंप्लीफाई करके आपको नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि इतना तो कैलकुलेशन आपको आता है, ये आपसे उम्मीद है कि आप इतना कैलकुलेशन तो कर ही पाओगे। तो आपका जवाब फटाफट 3381 बटे क्या हो गया 9000 हो गया। समझ में आई बातें? क्लियर है? चलो भाई आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा बदलते हैं। अभी कुछ लोग के मन में सवाल होगा कि सर हर जगह दशमलव के पहले 0 ले रहे हैं, हर जगह दशमलव के पहले क्या ले रहे हैं 0 ले रहे हैं। चलो हम दशमलव के पहले किसी संख्या को लेके देखते हैं, किसी डिजिट को लेके देखते हैं। हमने लिख दिया 1.23 बार, हमने लिख दिया 1.23 बार। क्या लिखा 1.23 बार। अब ध्यान से समझो इस चीज को, 1.23 बार को हम सॉल्व कैसे करेंगे? तो 1.23 बार को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं ना। मतलब एक को हम यहाँ पे छोड़ दें, इसमें फिर से वही पुराना रूल 23 लिखा, जिस पे बार नहीं तो उसको घटाया, जिस पर बार था उतना 9, जिस पर बार नहीं था उतना 0 लिख दिया। क्या बन गया एक धन, इसमें से 2 घट गया 21 बटे कितना हो गया 90 हो गया। इसको सॉल्व करोगे 90 धन 21 बटे कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। कैसे? ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे, ये जोड़ने का काम आ गया, भिन्न को जोड़ना। तो कितना हो गया 9 2 11, 111 बटे क्या हो गया 90 हो गया। क्या हो गया 111 बटे क्या हो गया 90। कितना आ गया 111 बटे आपको 90 प्राप्त। ये चीजें समझ में आई कि नहीं आई? अभी तक हमने जितने भी सवाल कराए सब में दशमलव के पहले शून्य लेके कराया था। कितना लेके कराया था? शून्य को लेके कराया था। बट अभी इसमें क्या हमने दशमलव के पहले एक डिजिट 1 को रख दिया। तो हम फिर एक सवाल और कराते हैं आपको, मतलब आपका कुछ भी पॉइंट ताकि अनक्लियर ना रह जाए, इस चीज को ध्यान देते हैं। जो नहीं समझ में आता उसको पूछो, आपके पास बहुत सारे कॉन्टेक्ट ऑप्शन हमने आपको दे रखे हैं ना। आपको क्या बोलते हैं 9696726252 पर कांटेक्ट करते हैं, व्हाट्सएप एसएमएस कर सकते हैं। और इविल मैथ्स आपका जो चैनल है, इसी के नाम से आपका व्हाट्सएप चैनल भी है, इसी के नाम से आपका क्या टेलीग्राम चैनल भी है। वहां पे ज्वाइन होकर आप अपने क्वेश्चन को अपने क्वेरी को भेज सकते हो। क्लियर है? चलिए भाई, आपको डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे सारा, टेलीग्राम चैनल का भी और आपका व्हाट्सएप चैनल का भी। क्लियर? चलिए भाई, चलो हम एक सवाल लिखते हैं 4.23 बार। 4.23 बार, 4.23 बार में ध्यान से समझो क्या करना है, एकदम क्लियर समझना। अगर हम इसको लिखना चाहे तो 4 धन 0.23 बार लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। 4 को हम यहीं रहने दें, इस पे फिर से अप्लाई कर दें 2 3 -2 बटे कितना हो जाएगा, एक पे बार है तो 9, एक पे बार नहीं तो 0 होगा। तो 4 धन कितना 21 बटे 90 आ गया। सॉल्व करो 9 चौक 36, 360 धन कितना हो गया 21 बटे कितना 90। सॉल्व करो 381 बटे 90। क्या आंसर आ गया 381 बटे 90 आपका जवाब हो जाएगा। अब ध्यान से समझो, अगर
क्या दिक्कत आ रही है इसमें, कोई दिक्कत महसूस हो रही है? 4 को हमने क्या किया, अलग कर दिया, 0.23 रखा। 0.23 का रूल हमने आपको सिखाया कि दशमलव के बाद किसी डिजिट को छोड़ के अगर बार लगता है तो क्या करना है आपको, सिंपल सा फंडा है, पूरी संख्या को अंश में लिख लो, जिस पर बार नहीं लगा उसको उसी में से घटा दो अंश में ही। हर में किसको लिखोगे, सबसे पहले जितने पर बार लगा उतने 9 लिख लो, उतने 9 लिख लो, और जितने पे बार नहीं लगा है उतना 0 लिख लो। तो वही किया हमने, यहाँ पे क्या बना 21/90, इसको जोड़ा मतलब तिरछा गुणा किया, 9 चौके 36, 360 हो गया, धन 21 किया, 381/90 आ गया। ठीक है, चलो एक सवाल और आपको कराते हैं। हमने लिखा 10वां सवाल 4.43 बार। हमने लिखा क्या, 4.43 बार। अब देखो 4.43 बार, 4 3 बार में हमको क्या करना है बताइए भाई। 4.43 बार में हम इसको क्या करेंगे, चलो हम आपको एकदम पूरा पर्याप्त टाइम देते हैं 1 मिनट का, आप इसको सॉल्व करके हमको बताएं। सॉल्व करके फटाफट आप लोग जवाब दीजिए। हम वेट कर लेते हैं 4.43 बार में क्या होता है। बताओ भाई फटाफट। अभी तक किसी का जवाब नहीं आया। चलो एक दो सवाल आपको हम छोड़ ही देते हैं, और एक दो क्वेश्चन लिख देते हैं। हमने लिख दिया 5.23 बार। 12वां सवाल 5 ही कहाँ आ रहा भाई, 7.235 बार ना। 13वां 1.2352 इतने पे बार। ठीक है, ये आपके 4 सवाल हैं आपके जिम्मे, 4 सवाल आपके जिम्मे हैं। आप इसको सॉल्व करोगे, जो लाइव पे एसएमएस भेज सकते हैं, कमेंट कर सकते हो, कमेंट करें। और बाकी लोग जो ग्रुप से जुड़े हैं, ग्रुप पे आप मैसेज कर सकते हो, एविल मैथ्स का आपका चैनल है, व्हाट्सअप चैनल है, टेलीग्राम चैनल है, वहां पे ज्वाइन होकर आप डिस्कस कर सकते हो। हम आपको फिर से मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। आज का एक डेसिमल का टॉपिक और क्लासिफिकेशन का टॉपिक हम इसी पे एंड करते हैं। आगे और भी जो भी जानकारी है आपको नेक्स्ट क्लास में लेकर मिलते हैं। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।